हाँ तो विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय के सेमेस्टर तितर की कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू हैं। आज उसी क्रम में हम एक अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे रीतिकाल के इतिहास के बारे में। और अब तक हम पढ़ चुके हैं रीतिकाल के नामकरण और रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियों के विषय में, विशेषताओं के विषय में। और उनमें अब तक हमने ये पढ़ा है कि रीतिकाल के अंतर्गत जो काव्य रचनाएं रची गई वो किसी एक खास रीति, परिपाटी, पद्धति या प्रणाली के तहत रची गई हैं। एक जैसे काव्य को इस कालखंड के अंतर रचा गया है। एक जैसी काव्य विचारधारा के आधार पर इस काव्य खंड को रचा गया है, काव्य व्रत को रचा गया है, जो रीतिकाल में रचा गया है। और हमने देखा कि रीतिकाल के अंतर्गत 3 प्रमुख प्रवृत्तियां, काव्य विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। और उन विचारधाराओं में सबसे पहली विचारधारा हमने पढ़ी और वो थी रीतिबद्ध, दूसरी थी रीति सिद्ध और तीसरी थी रीति मुक्त विचारधारा। इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि रीतिबद्ध काव्य प्रवृत्ति के अंतर्गत वो रचनाएं आती हैं जिन रचनाओं का विषय लक्षण ग्रंथों को आधार मानकर, श्रृंगार को आधार मानकर, अलंकार को आधार मानकर जो काव्य रचनाएं की गई हैं, लाक्षणिक ग्रंथों को आधार मानकर जो काव्य रचनाएं की गई हैं, वो रीतिबद्ध काव्य विशेषता के अंतर्गत आती है, काव्य प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। रीति सिद्ध विचारधारा के अंतर्गत जो प्रवृत्ति आती है, काव्य प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति है कि इस काव्य प्रवृत्ति के अंतर्गत लाक्षणिक ग्रंथों का निर्माण न किया जाकर उन ग्रंथों के आधार पर काव्य निर्माण किया गया। क्योंकि रीति सिद्ध विचारधारा के कवियों की प्रवृत्ति आचार्यत्व की नहीं थी, आचार्य पद को प्राप्त करना उनका मकसद नहीं था। लेकिन लाक्षणिक ग्रंथों और काव्यशास्त्र के नियमों पर रचना करने वाला जो प्रमुख भेद था वो रीतिबद्ध था। रीति सिद्ध के अंतर्गत केवल लाक्षणिक ग्रंथों के नियमों के आधार पर रचना की गई, न कि लाक्षणिक ग्रंथों का निर्माण किया गया। तीसरी विचारधारा है काव्य प्रवृत्ति है रीति मुक्त, और रीति मुक्त के अंतर्गत इन्होंने न लाक्षणिक काव्य ग्रंथों का निर्माण किया, न आचार्य पद को प्राप्त किया, और न ही उन नियमों पर काव्य रचना की, बल्कि अपने मन की स्वच्छंद गति को शब्दबद्ध किया और उसे काव्य के रूप में परिणित किया। ये अब तक हम पढ़ चुके हैं रीतिकाल के अंतर्गत। अब रीतिकाल की प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से क्या क्या रही, किस तरह का काव्य रचा गया, कैसा साहित्य था, कैसा परिवेश था। तो सबसे पहले जो प्रवृत्ति उभर कर आती है, जो विशेषता उभर कर आती है, वो विशेषता है कि ये जो दौर था वो सामंती दौर था। जो कवि था दरबार में अपने आश्रयदाता की साथ रहता था और अपने आश्रयदाता को रिझाने के लिए अपने काव्य का निर्माण कर रहा था, और अपने काव्य के निर्माण के साथ में राजा की अभिरुचि का पालन कर रहा था और अपनी उदर पूर्ति कर रहा था। तो सबसे पहले काव्य प्रवृत्ति के अंतर्गत यही करेंगे कि सामंती शासकों की अभिरुचि, सामंती शासकों की अभिरुचि को प्रदर्शित करता यह रीतिकाल का काव्य है।
उसके बाद जो दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति उभर कर आती है वो है आचार्यत्व को प्रस्तुत करना या आचार्य प्रदर्शन की प्रस्तुति इन कवियों ने की, क्योंकि ये कवि अपनी महिमा को खंडित करना चाह रहे थे, अपनी विद्वता को साबित करना चाह रहे थे और काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर लाक्षणिक ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे और आचार्य पद को प्राप्त करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो दूसरी प्रमुख विशेषता हमने पढ़ी आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, और तीसरी प्रवृत्ति जो रही इस पूरे कालखंड में जो काव्य रचा गया वो श्रृंगार का रचा गया, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया। तो इस कालखंड की जो काव्य रचनाएं थी उनका केंद्र विषय श्रृंगारिक ही था। तो श्रृंगारिक काव्य की ये प्रमुख प्रवृत्ति रही, इनकी काव्य सौंदर्य का रहा इनका। अगली विशेषता हमने पढ़ी नारी के सौंदर्य को चित्रण करने की। तो ये रीतिकाल का जो काव्य है वो नारी के सौंदर्य को प्रस्तुत करता हुआ काव्य है। नारी को केवल एक भोग्या और बाहरी सौंदर्य का एक पात्र माना गया और इसकी आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति इस काव्य में नहीं मिलती है। इसमें केवल आंगिक सौंदर्य और स्थूल सौंदर्य की ही चर्चा इस काव्य में मिलती है। उसके बाद हमने देखा इसमें नारी के सौंदर्य चित्रण के अंतर्गत अंग और प्रत्यंगों का भी वर्णन मिलता है, नक्शिक वर्णन मिलता है। और यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे अगली प्रवृत्ति। अगली प्रवृत्ति जो बनती है वो बनती है नारी सौंदर्य चित्रण के बाद जो प्रवृत्ति है वो प्रमुख रूप से भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इस कालखंड में भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण रचनाएं भी रची गई हैं। रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत अगली प्रवृत्ति, अगली विशेषता है भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण। क्योंकि रीतिकाल के अंतर्गत जो काव्य रचा गया है वो यद्यपि श्रृंगारिक काव्य है, लेकिन इससे पूर्ववर्ती जो काव्य रहा, पूर्ववर्ती काव्य की जो विशेषता रही वो भक्ति की रही। और आपको पता है कि एक ऋतु के चिन्ह दूसरी ऋतु में दिखाई पड़ते हैं, एक ऋतु की विशेषताएं दूसरी ऋतु में दिखाई पड़ती हैं। वैसे ही रीतिकालीन काव्य में भक्ति की विशेषता के संपुट कुछ लक्षण भी विद्यमान रहे और इस तरह से ये रीतिकाल के अंतर्गत काव्य में आए हैं, वर्णन किए गए हैं, रचे गए हैं। तो अगली विशेषता है भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण। रीतिकाल में श्रृंगार के विशद विवेचन के साथ साथ भक्ति एवं वैराग्य संबंधी भावनाएं भी अभिव्यक्त हुई हैं। वस्तुतः भक्ति संबंधी रचनाएं तो केवल परंपराओं का निर्वाह करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं, पालन करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं। भक्ति का जो स्वरूप हमें भक्ति काल के संत कवियों में देखने को मिलता है उसका यहाँ नितांत अभाव है, देखने को बहुत कम मिलती हैं। फिर भी कभी कभी ये कविगण ईश्वर का स्मरण कर लिया करते थे। रीतिकाल के प्रत्येक श्रृंगारी कवि ने भक्ति संबंधी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। संभवतः अतिशय श्रृंगारिकता से उनका मन जब ऊब जाता होगा तब धर्म और भक्ति की ओट में वे अपने धर्म भीरू मन को बहलाने का प्रयत्न करते होंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकालीन भक्ति एक और सामाजिक कवच है और दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि जो इनकी रक्षा करती थी। अर्थात भक्ति की आड़ में अपनी श्रृंगारिक प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हुए सामाजिक सुरक्षा की भावना से ये लैस दिखना चाहते थे। इस वजह से ये इस तरह से भक्ति की रचनाओं में श्रृंगारिक तत्वों का समावेश करते थे। वास्तव में अतिशय श्रृंगारिकता एवं भोग में लिप्त कवियों के लिए
भक्ति भावना जीवन को आश्वस्त करने का एक संबल थी, एक ताकत थी, एक जरिया थी, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। इसलिए अवसर आने पर वे माफ करना, दोबारा से देखते हैं। वास्तव में अतिशय श्रृंगारिकता एवं भोग में लिप्त कवियों के लिए भक्ति भावना जीवन को आश्वस्त करने का एक संबल थी, एक ताकत थी, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। इसलिए अवसर आने पर वे हरि या राधा को याद कर लिया करते थे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रह्मवश रीति युग के एक प्रमुख श्रृंगारी कवि को भक्त कह डाला है, लेकिन रीति युग का कोई कवि भक्त नहीं कहला सकता। रसिकता एवं विलासिकता में आकंठ मग्न उन कवियों के लिए भक्ति तो भव पार करने का माध्यम थी। वो भक्ति भी करते थे तो केवल इस मकसद से कि स्वार्थ भावना से परिपूर्ण होकर वो इस भव सागर से पार हो जाएं। वैसे वो आकंठ सिर से लेकर पैर तक डूबे हुए थे विलासिता में, रसिकता में। उनका मन तो विलासिता में ही रमता था, पर उनका संस्कार ग्रस्त दुर्लभ मन उन्हें ईश्वर स्मरण के लिए भी विवश करता रहता था। शायद इसीलिए श्रृंगारिक होने के बाद भी उन्होंने भक्ति से परिपूर्ण रचनाओं का समावेश अपनी रचनाओं में किया। वृद्धावस्था में जब संसार की असारता, विलासिता एवं भोग के दुखदायी प्रभाव से वे परिचित होते थे कि संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार क्षणभंगुर है, ऐसी बात जब याद आती थी तभी नीति एवं वैराग्य संबंधी बातें करना प्रारंभ कर देते थे। नीति वैराग्य संबंधी अंशों में उन्होंने जीवन का निष्कर्ष प्रस्तुत किया है, जिसे उन कवियों ने दीर्घ जीवन के अनुभवों से प्राप्त किया है। अगली विशेषता, अगली प्रवृत्ति है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत जो विशेषता मिलती है वो एक विशेषता प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण भी मिलता है, उद्दीपनकारी चित्रण भी मिलता है। रीति काव्य को यद्यपि हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति अपने विविध स्वरूपों में चित्रित की गई है, किंतु प्रकृति की स्वतंत्र चेतन सत्ता का आभास हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य में नहीं होता। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण किया गया है। तो रीति काव्यकारों ने बारहमासा, षड ऋतु वर्णन आदि को विस्तार दिया है। कुछ ने तो इन पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना भी की है, परंतु सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग निरपेक्ष ऋतु वर्णन की उनमें अत्यधिक विरलता है। यों खोजने पर उनके चित्र भी मिल जाएंगे, पर उनमें न तो संस्कृत के वर्णनों की सी संश्लिष्टता है और न रीति मुक्त कवियों के वर्णन की सी सजीवता एवं ताजगी है। यद्यपि प्रकृति का उन्होंने वर्णन किया है, चित्रण किया है, लेकिन उद्दीपनकारी रूप में किया है। प्रकृति की विराट एवं विशाल संपदा की ओर दृष्टि न डालकर इन कवियों ने केवल उसके कामोद्दित या कामोद्दीपक रूप को ही पहचाना है। अर्थात इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण भी किया है तो उसमें भी श्रृंगारिक भावना का समावेश किया है और उसमें भी अपने काम के उद्दीपनकारी रूप का इन्होंने वर्णन करना उपयुक्त समझा है। नायिका को रिझाने, उसके हाव भाव को प्रस्तुत करने अथवा नक्श की महिमा बखानने के लिए ही प्रकृति के स्वरूप को महत्व दिया गया है। कहीं कहीं प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी चित्रित हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या उस विशाल काव्य में नगण्य सी ही है। यदि ये सिद्धस्थ कलाविद प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने का प्रयत्न करते तो उन्हें अपूर्व सफलता मिलती, लेकिन खेद है कि वे इसमें प्रवृत्त नहीं हुए और प्रकृति का केवल उद्दीपनकारी रूप में ही चित्रण इन्होंने किया है।
यहाँ तक हमने देखा कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत वर्णन को। अब इसके आगे हम चलते हैं अगले वर्णन की ओर। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण के अलावा इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति एक और रही, वो रही आश्रयदाता की प्रशंसा। और ये इतना इन कवियों ने इस बिंदु को अपने ध्यान में रखा, क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से उनकी आजीविका चलती थी, उनका पेट पालन होता था, उदर पूर्ति होती थी, और इनका काव्य अपने ही आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखा गया काव्य माना जाता है। राजाश्रय की छाया में काव्य सर्जना करने वाले ये कवि अपने आश्रयदाता की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे, उन्हें उतना ही सम्मान और वैभव प्राप्त होता था। इसी कारण उन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने के धर्म का भी निर्वाह किया, पालन किया, और ये सभी रीतिकालीन दरबारी कवियों ने किया। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथ का नामकरण कर दिया है, और कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छाओं को सर्वोपरि महत्व दिया है। अपने आश्रयदाताओं को भी खरी खोटी सुनाने का साहस बहुत कम कवि जुटा पाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी कवि मिले हैं वो केवल अपने आश्रयदाता की अभिरुचि के अनुसार काव्य सर्जना कर रहे थे, और अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में काव्य सृजन कर रहे थे, और सामाजिक धर्म और आम व्यक्ति के जीवन के संबंधित विषयों से मुख मोड़कर अपने धर्म से च्युत होकर वो ऐसा काव्य रच रहे थे। तो इनका नैतिक साहस भी नहीं था कि अपने शासक को वो ध्यान दिला सके, आम जन की पीड़ाओं को, आम जन की विषय सामग्री के बारे में उसे अवगत करा सके। अधिकांश ने तो अपनी कला को सामंती दरबारों में बेचा ही है, उससे धन और यश दोनों प्राप्त किए हैं। जीवन यापन की व्यवस्था ने इन कवियों को अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए विवश किया। अतः उनके इस कवि कर्म को हे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने उदर पूर्ति और अपने परिवार पूर्ति के साधन को महत्व देता है, और उसी का ये पर्याय दिखता है। वह आर्थिक पराभव का युग था, अर्थात रीतिकाल जो युग था वह आर्थिक पराभव का युग था, और यदि कवियों ने आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए कवि कर्म को दूषित किया भी है तो वे क्षमा के पात्र हैं। लेखक की नजरों में इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि यदि राज्याश्रय की सुविधा न होती तो जितना भव्य एवं विशाल साहित्य इस काल में रचा गया वह संभवतः रचा ही न जाता, और प्रतिभा के धनी कलाकार आर्थिक विवशताओं से ग्रसित होकर अंधकार की न जाने कौन सी अपरिचित परत के नीचे दब जाते। इसे आज कौन कह सकता है? भक्ति युग के कवि तो संत पहले थे और कवि बाद में, अतः उन्हें सांसारिक सुख भोग की आवश्यकता नहीं थी, और वे संतन को कहां सीकरी सो काम कहकर राज्य का निमंत्रण ठुकराने का नैतिक साहस भी रखते थे। लेकिन पतनशील संस्कृति में सांस लेने वाले रीति युग के कवियों के लिए यह संभव नहीं था। आश्रयदाताओं की अति रंजनापूर्ण प्रशंसा करने के बाद भी उन कवियों ने शानदार साहित्य की सर्जना की, इस बात को कैसे भुलाया जा सकता है? अर्थात रीतिकालीन काव्य में अगर कुछ दोष हैं तो उसमें गुण भी समाहित हैं, और हमें गुणों को इस तरह से नज़रअंदाज भी नहीं करना है, और मात्र प्रशंसात्मक काव्य को कैटेगरी में से रखकर, काव्य की कोटि में इसे रखकर हमें इसकी उपेक्षा भी नहीं करनी है। अगली काव्य प्रवृत्ति के अंतर्गत हम देखते हैं मुक्तक शैली का प्रयोग। इस काव्य के अंतर्गत मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया। रीतिकाल में यद्यपि
प्रबंध काव्यों की रचना भी हुई, किंतु अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली को भी अपनाया है। और साथियों, आपको पता है काव्य का जो रूप होता है वो प्रबंध और मुक्तक होता है। प्रबंध में महाकाव्य और खंडकाव्य होते हैं, तो मुक्तक में स्फुट मुक्तक और संयुक्त मुक्तक होते हैं। भक्ति युग में ही राज्य दरबार में मुक्तक शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो चुका था। अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले कवित्व, सवैये, दोहे आदि की रचना कर चुके थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा है। राज दरबार की मुक्तक परंपरा को रीति युगीन राज्याश्रित कवियों ने भी अपना लिया और मुख्यतः घनाक्षरी, कवित्त, सवैया एवं दोहा छंदों में रचना की। कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति इन छंदों के माध्यम से बड़ी प्रभावोत्पादक बन पड़ी है। घनानंद, पद्माकर, देव आदि के छंदों में कला अपनी प्रौढ़ता को पहुंची है और उनमें रसमयी अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। इन छंदों के प्रयोग में भाषा का सौंदर्य, माधुर्य और सहज स्वर झंकृत होता है। दोहा छंद अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण स्वर झंकृति की दृष्टि से चाहे कम सफल रहा हो, फिर भी संक्षिप्तता और शब्द लाघव ने गागर में सागर भरने का काम किया है। मुक्तक शैली का अपूर्व विकास इस युग में हुआ है। अगले इस काव्य की विशेषता आती है ब्रज भाषा का प्रयोग। और मैं आपको बताऊं साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कि रीतिकालीन काव्य का, संपूर्ण रीतिकालीन काव्य की अगर कोई भाषा है तो वो भाषा है ब्रज भाषा। सुदूर उत्तर भारत से सुदूर दक्षिण प्रदेश के अंतर्गत जो काव्य दरबारों में काव्य प्रस्तुत हो रहा था, काव्य पाठ हो रहा था, उसकी भाषा थी ब्रज भाषा। तो रीतिकालीन काव्य भाषा हम कह सकते हैं ब्रज भाषा ही थी। तो अगली विशेषता है रीतिकालीन काव्य की ब्रज भाषा का प्रयोग। भक्ति काल से ही काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा रही है, ब्रज रही है। अवधि का प्रयोग भी होता रहा, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को जो सौष्ठव दिया, उसके कारण अवधि की अपेक्षा ब्रज भाषा को ही अधिक व्यापक रूप में अपनाया गया। रीतिकाल का 90% से भी अधिक काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। मधुरता ब्रज भाषा की प्रकृति है। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती है। इस भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया। श्रावण, सावन, भाद्र, भादो, चंद्र, चंद, श्रृंगार, सिंगार, कृष्ण, कान बन गए। इसी प्रकार संस्कृत के बहुत से तत्सम तद्भव के रूप में प्रयुक्त होकर ब्रज भाषा में एक विशेष लोच ले आए। ब्रज भाषा को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की समस्त भाव और शब्द संपदा उत्तराधिकार में मिली। विकासशील और व्यापक काव्य भाषा होने के कारण इसने अन्य भाषाओं और बोलियों, खासकर राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी, पूर्वी, छत्तीसगढ़ी आदि के अनेक कोमल तथा व्यंजक शब्दों को अपनाकर भाषा की अभिव्यंजना सामर्थ्य को बढ़ाया। अपनी उदार प्रवृत्ति के कारण ब्रज ने अरबी, फारसी जैसी विदेशी भाषाओं से भी शब्द चयन किया, उनसे शब्द को प्राप्त किया, अपना शब्द भंडार भरा। ब्रज भाषा का परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ रूप हमें रीति काव्य में देखने को मिलता है। शब्द का समुचित प्रयोग, नाद सौंदर्य और अर्थ चमत्कार रीति काव्य की सामान्य विशेषता है। डॉक्टर भगरत मिश्र के शब्दों में इनके काव्य को देखने से पता चलता है कि ये शब्द सिद्ध कवि हैं। इसके एक एक शब्द में मणि माणिक्य के समान चमक और आभा है। और आगे संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है कि रीति काव्य, रीति काल का काव्य
रीति काव्य भावना और कला के सम्मिलन का आकर्षक परिणाम है। लोकप्रियता, सौंदर्य प्रियता, आचार्यत्व की स्पृहा, आश्रयदाताओं के मनोनुकूल काव्य रचना और जीवन को भोग का पर्याय मानने की प्रवृत्ति के बावजूद रीति कवियों का योगदान अविस्मरणीय है। इस काव्य में कलात्मक पूर्णता है। यह कुंठा और मानसिक छलना से सर्वदा दूर है और इस काल के कवियों ने कला को शुद्ध कला के रूप में देखा है। रीति काव्य पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया है। हमारी दृष्टि में उस परिवेश में सामंती वातावरण को देखते हुए यह आरोप निरर्थक है। फिर अश्लीलता की धारणा एक युग सापेक्ष धारणा है। एक युग में जो अश्लील है वही दूसरे युग में वैसा नहीं भी माना जाता है। अर्थात हर युग की अपनी मर्यादा होती है, हर युग के अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं, मानदंड होते हैं। आधुनिक युग में हम इन बातों को इसी आधार पर अश्लील कहाँ मानते हैं। रही एक जीवन दृष्टि की बात, उसके लिए उसके विषय में डॉक्टर जगदीश गुप्त का यह मत दृष्टव्य है कि रीति कवियों के पास कोई गहरी जीवन दृष्टि थी। जीवन दृष्टि सुदीर्घ अनुभव, गहरे आत्ममंथन और प्रौढ़ तत्व चिंतन का परिणाम होती है। जीवन दृष्टि क्या होती है? जीवन दृष्टि, गौर करें छात्रों, जीवन दृष्टि सुदीर्घ अनुभव, गहरे आत्ममंथन और प्रौढ़ तत्व चिंतन का परिणाम होती है। जबकि किसी भी रीति कवि में ये बातें समष्टि रूप में नहीं लक्षित होती हैं। उनके भीतर उस प्रखर व्यक्तित्व का प्राय अभाव दिखाई देता है जो उचित अनुचित का विवेक रखकर उचित का दृढ़ समर्थन और अनुचित का सक्रिय विरोध करने को तत्पर हो जाता है। किसी गहन नैतिक या सामाजिक संघर्ष के बीच भी उन्हें तपना नहीं पड़ा। उनमें भी सौंदर्य प्रियता, रसिकता, कला कुशलता, काव्य शास्त्रीयता तथा राज्याश्रय एवं राज सम्मान प्राप्ति की कल्पना, इन सब का सम्मिलित परिणाम यह हुआ है कि उनका व्यक्तित्व एक विशेष ढंग पर निर्मित होता गया, जिसकी कुछ निश्चित सीमाएं बन गई। दरबारी वातावरण से हटकर लोक सामान्य जीवन को उन्मुक्त भाव से स्पर्श करने का भी अवसर उन्हें प्राय नहीं मिला। उसकी गहराई में बैठकर कुछ उपलब्ध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कविता के क्षेत्र में शास्त्र के अनुसरण का पंथ अपनाकर उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति तथा काव्य चेतना को इस सीमा तक आबद्ध कर लिया कि अंत तक अपने रचे घेरे को तोड़ नहीं सके। उनकी अधिकांश शक्ति एक पूर्व निर्धारित परिधि के चारों ओर घूमने में व्यय हुई। रीति काव्य एक समानांतर प्रवाहित नीति काव्य की धारा से ही अधिकतर उनको नैतिक दृष्टि मिली, पर स्वतंत्र नैतिक चेतना उनमें विकसित नहीं हो सकी। रीति काल निश्चित रूप से श्रृंगार काल रहा है, किंतु कुछ कवियों ने धारा के विपरीत वीर रस की पताका भी फहराई है। कहने का तात्पर्य है कि रीतिकालीन काव्य श्रृंगारिक काव्य ही नहीं है, इस काव्य के अंतर्गत वीर रस से परिपूर्ण काव्य सृजन भी हुआ है। यह अवश्य है कि वीर रस के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान कर रीति काव्य की परंपरा को ही निभाया है। अर्थात श्रृंगारिक कवियों ने वीर रस को केंद्र में रख के भी अपने आश्रयदाताओं की वीरता की प्रशंसा की है। इन कवियों में भूषण और केसरी सिंह बारठ का नाम उल्लेखनीय है। भूषण अनेक आश्रयदाता राजाओं के पास रहे, किंतु उनका मन शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, देश प्रेम में ही अधिक रमा। वीर काव्य के नायक छत्रपति शिवाजी को उन्होंने आधार बनाया तथा अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक नायक की वीरता का उन्होंने बखान किया। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं।
प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें वीर रस कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी परंपरा में केसरी सिंह बारठ भी राष्ट्र चेतना के प्रमुख कवि हुए हैं। बारठ अर्थात चारण होने के कारण आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर भी उन्होंने महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्र प्रेमी, हिंदुत्व का रक्षक और अपनी आन बान पर मर मिटने वाले नायक का ओजपूर्ण चित्रण किया है। प्रताप चरित्र में कवि की वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं इस बात की प्रतीक है कि कुछ कवि रीतिकाल में भी राष्ट्रवादी वीर रस की धारा को प्रवाहित कर रहे थे और लोगों में इस तरह का जोश भर रहे थे। किंतु उपर्युक्त धारा प्रमुख नहीं कही जा सकती। रीतिकाल के अंतर्गत श्रृंगार रस ही प्रधानता रही है, श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही है। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी कहीं कहीं वर्णन किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं रहा। रीति कविता का दृष्टिकोण एक प्रकार से वही था जो संवत 1791 में रचित कोश मंजरी के निर्माता आनंद कवि के इस पद्य से व्यक्त होता है। मनुज रूप है अवत तीन वस्तु को जोग, द्रव्य उपार्जन हरि भजन अरु कामनी मनसा भोग। अर्थात जो व्यक्ति का जो मन है, कर्म है, वो तीन वस्तुओं से निर्धारित होता है और वो द्रव्य को उपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए, ईश्वर का भजन करने के लिए और काम वासना को भोगने के लिए या नारी के भोग से संतुष्ट होने के लिए ही होता है। इस बात को रेखांकित करता हुए कोश मंजरी का एक पद्य है। बाकी आगे बात की जाए तो रीति कवि की दृष्टि में किन वस्तुओं का विशेष महत्व था, इसका परिचय बिहारी के निम्नलिखित दोहे में मिलता है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। कहने का तात्पर्य यह है कि रीतिकालीन प्रवृत्ति के अंतर्गत श्रृंगारिक भावना इस कदर थी कि जिसने वाद्य यंत्रों के रस का पान नहीं किया, जिसने कविता के रस को प्राप्त नहीं किया, जैसे सरस रागों का आनंद नहीं लिया, जिसने रति रंग को स्त्री सुख को प्राप्त नहीं किया, वो अनबूढ़े डूब गए के समान है इस भवसागर में, और जो इनमें डूबे हैं वो भव से पार हो गए, ऐसी उनकी मान्यता रही। इस युग में रास रंग संगीत और काव्य कला में पूर्ण रूप से तल्लीन रहना ही जीवन की चरम सार्थकता मानी जाती थी। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ेंगे यहाँ से आगे। धन्यवाद।